हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, जेपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चंस और पेपर फर्स्ट में 10 क्वेश्चंस यानी टोटल 110 क्वेश्चंस झारखंड जनरल स्टडी से पूछे जाते हैं। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम झारखंड जीएस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में झारखंड हिस्ट्री के जनजातीय शासन व्यवस्था में नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था को जाने, इसके पहले झारखंड का इतिहास के बारे में और उससे जुड़े हुए अलग अलग जो विविध है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। जो भी लोग आप वीडियो देखे हैं वे लोग जान रहे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग उस वीडियो में यह भी जानने का समझने का कोशिश किया है कि अलग अलग समय में यानी विभिन्न कालखंडों में झारखंड को किन किन अलग नामों से जाना जाता था, और कुछ महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल चांसेस होते हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने उस वीडियो में बात किया हुआ है। और हम लोग झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ें मैं समझाने का बताने का कोशिश करूँगा। जो जेपीएससी का पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो तमाम चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल होता हो आपके प्रिपरेशंस को रिगार्डिंग, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, जेपीएससी का प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आप फ्रिक्वेंटली मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल अपना ज़रूर पुटअप कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्त नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। झारखंड वैसे तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग जातियों की व्यवस्था है यहाँ पे। उसमें से हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था को पहले पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था, जिसे हम लोग नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का नाम जो आता है वो आता है हमारा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय जो है वो नागवंशी शासन व्यवस्था के पहला शासक माने जाते हैं। प्रथम शताब्दी यानी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा शासन व्यवस्था? मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है वह कहाँ पे ट्रांसफर हो गई? किस शासन व्यवस्था में? नागवंशी शासन व्यवस्था में। और नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन थे? इसके पहला शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। उसके बाद बोला जाता है कि नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने मुंडाओं की पढ़ा शासन व्यवस्था, हम लोगों ने पहले देखा था पढ़ा, अलग अलग गांव और पट्टियों को मिला करके पढ़ा बोला जाता था। पढ़ा का एक राजा होता था, यानी पढ़ा शासन व्यवस्था को विस्तार देने का प्रयास किया। फनी मुकुट राय नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक हैं, और उन्होंने जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हूबहू उसी तरह उसको विस्तार करने का प्रयास किया। नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा राजा यानी नागवंशी शासन व्यवस्था जो है मुंडा राजा मतलब मुंडा शासन व्यवस्था यानी पढ़ा शासन व्यवस्था के बाद स्थापित किया गया। आपको पता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद ही नागवंशी शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी यानी सुतियाम्बे को, फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है सवाल। फनी मुकुट राय को नागवंशी शासक यानी नागवंश का प्रथम शासक या संस्थापक होने के कारण नाग वंश का आदित्य पुरुष भी कहा जाता है, यानी आदि पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा
कि फनी मुकुट राय को आदि पुरुष क्यों माना जाता है, क्योंकि नागवंशी शासन यानी नागवंश के प्रथम शासक या संस्थापक थे, जिसके वजह से इन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। अब देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में कौन सा शासन व्यवस्था आकर के अटैच हुआ था, यानी किसको नागवंशी शासन व्यवस्था, जो नागवंशी शासक थे वो किस शासन व्यवस्था को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो मुंडा शासन व्यवस्था को। और मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन यानी कुछ फेवरेबल चेंजेस करके, जो कि सूटेबल हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, टफ टास्क ना हो, हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो, उस तरह के परिवर्तन नहीं किया गया। कुछ ऐसे फेवरेबल चेंजेस किया गया और उसी को आगे एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। इसके शासन काल से पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। कहने का मतलब है कि फनी मुकुट राय के शासन व्यवस्था में यानी नागवंशी शासन व्यवस्था में जो मुंडा के समय में जो शासन व्यवस्था का जो कल्चर था, जो सिस्टम था, चाहे वो लैंड सिस्टम को लेकर के हो, टैक्स सिस्टम को लेकर के हो या गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर के हो, ये तमाम चीज़ों को ही कैरी फॉरवर्ड किया गया, आगे बढ़ाया गया। आगे क्या कहता है कि लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। परिलक्षित का मतलब रिफ्लेक्ट या फिर दिखता है। अब देखिए, बहुत लंबे समय तक नागवंशी शासन व्यवस्था चला। अब नागवंशी शासन व्यवस्था लंबे समय तक चला, उसके बाद जब मुगलों का एंट्री होता है, मुगलों का आगमन होता है और आक्रमण जब होता है इस व्यवस्था पर, तो यहाँ पे बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में जो सिस्टम है, जो वो सारी चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलता है नागवंशी शासन व्यवस्था में। अब यहाँ पे मुगलों का आगमन हुआ है तो क्या परिवर्तन होता है, देखिए। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना, एक प्रकार का कर होता था, लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया तथा इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। जब मुगल आए तो मुगल जो है वो नागवंशी राजाओं से एक प्रकार से कर लेना स्टार्ट किया और उस कर को नजराना का नाम दिया गया है। उसके बाद यह जो नजराना है एक प्रकार से रेगुलर बेसिस पर यह सिस्टम बन गया और इसे नजराने को ही एक प्रकार से मालगुजारी का ही नाम दिया गया। बात समझ में आ रही होगी। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। अब देखिए, जो मालगुजारी है वो मुगलों को दिया जा रहा है नागवंशी राजाओं के द्वारा कलेक्ट करके, और ये आमतौर पर जो शासन व्यवस्था में, मतलब इस शासन व्यवस्था में जो है आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। अब देखिए, जब आम रैयतों से कर वसूली नहीं किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। अब मुगलों ने दबाव बनाया, नजराना पहुंचाना है, टैक्स पहुंचाना है, मालगुजारी पहुंचाना है, तो अब जो है ये कार्यभार पूरा का पूरा, जो कर का, जो टैक्स का जो भार है वो नागवंशी शासन पर बढ़ना स्टार्ट हो गया। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर यानी मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। अब जो नागवंशी के जो राजा हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी आम जनता है, आम जो लोग हैं, उन लोगों से मालगुजारी वसूलना स्टार्ट कर देता है तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था यानी मुंडा शासन व्यवस्था का ही कैरी फॉरवर्ड रूप है। तो हम लोगों ने देखा था उसमें कि मानकी, मुंडा मानकी व्यवस्था, तो जो मानकी हुआ करते थे उन्हें ही यह कार्यभार दिया गया। किस लिए दिया गया, ताकि वे आम जनता से कर वसूल करके, इकट्ठा करके वो क्या करें, नागवंशी राजाओं के पास लाए और नागवंशी राजा जो हैं वो मुगलों के पास नजराना के रूप में पहुंचाया करें। इन मानकियों को नागवंशी शासक में भूयिहर कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो मानकी थे उस मानकियों को नागवंशी शासन व्यवस्था में भूयिहर के नाम से जाना जाने लगा। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। मालगुजारी को वसूलने के लिए पहले कौन वसूलते थे, मानकी लोग,
बाद में नागवंशी राजाओं के द्वारा मालगुजारी को कलेक्ट करने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। अब देखिए, इनके द्वारा मुगलों बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। अब समझिएगा कि जो नागवंशी शासक द्वारा मुगलों को तभी दिया जाता था नजराना या मालगुजारी कहिए या टैक्स कहिए, जब मुगल बादशाह द्वारा मांगे जाते थे। अब जब मांगा गया उसी टाइम पहुंचाया गया। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है यहाँ पे कि नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दुर्जन साल का नाम और फनी मुकुट का नाम ये याद रखिएगा, और एक प्रताप राय आएगा उसके भी देखेंगे। तो नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया। अब नियमित रेगुलर तरीके से उसके पास मालगुजारी नहीं पहुंचने लगा, नजराना पेशकश या टैक्स के ही नहीं पहुंचने लगा, तो दुर्जन साल को, जो नागवंशी शासन व्यवस्था के जो शासक थे, उनको क्या किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद क्या होता है कि नागवंशी शासक जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। जिस वक्त जहांगीर और शाहजहां थे उस टाइम प्रेजेंट में, उसी वक्त के यह भी दुर्जन साल शासक थे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आता है क्वेश्चंस बन करके आता है। आगे क्या कहता है कि तुजुक एक जहांगीर के अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुखरा, झारखंड में है खुखरा, और ये झारखंड को तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा के नाम से जाना जाता है, पर आक्रमण किया तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल को कर ना देने के कारण कैद कर लिया गया और 12 साल के लिए उसे ग्वालियर के किले में रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इब्राहिम खान जो किनका सेनापति थे, जहांगीर के, उन्होंने किनको कैद किया था, तो नागवंशी शासक जो दुर्जन साल थे उनको कैद किया था और 12 साल के लिए उनको जेल में यानी किले में रखा गया था। कहाँ के किले में? ग्वालियर के किले में रखा गया। दुर्जन साल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे, तो हम लोगों ने देखा ही। उसके बाद क्या होता है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी जब प्राप्त हो जाता है, तो नागवंशी शासक जो होते हैं, नागवंशी शासक कहने का मतलब है नागवंशी शासक और मुगल का जो प्रभाव है, ये नागवंशी शासक जो है अब जो है मुगलों को अपना नजराना या मालगुजारी ना पहुंचा करके ये किसके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटना काउंसिल के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को, तो ये नागवंशी शासक किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? तो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। आगे कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। समझते चलिए, जब अंग्रेज आए, अंग्रेज का जब यहाँ पे वर्चस्व बढ़ा, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो नागवंशी शासक थे उनका जो दायित्व था, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, वो पटना काउंसिल पर आ गया, अब वहाँ पे देने लगा। उसके बाद जब यह नियमित वसूली के लिए, मतलब ये रेगुलर टैक्स कलेक्शन हो, इसके लिए एक कानून व्यवस्था या प्रणाली बनाई गई, जिसे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, या फिर इसी को आप जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये चीज़ का किया गया, और इस जमींदारी व्यवस्था में, इस अस्थाई बंदोबस्त में या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो नागवंशी राजा हुआ करते थे उसको वहाँ पे जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था यहाँ पे खत्म हो जाता है और जमींदारी व्यवस्था आ जाती है। जमींदारी व्यवस्था आ जाती है 1793 ईस्वी में। अब धीरे धीरे देखिए कि कैसे मोड़ लेता है सारी चीज़ें। इस व्यवस्था, मतलब कौन सी व्यवस्था? जो जमींदारी व्यवस्था जो लागू हुआ 1793 में, के लागू होने के साथ नागवंशी शासक व्यवस्था समाप्त हो गई। अब यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था भी समाप्त होने लगी और मुगलों का भी दबदबा खत्म होने लगा। बिल्कुल, इसके
स्थान पर नए प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। अब क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग नए पॉलिसी या फिर नियम कानून सारी चीज बनने लगे। अब छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को नियमित मालगुजारी कर ना दे पाने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1616 ईस्वी में कैद कर लिया गया। हम लोगों ने पढ़ा दुर्जन साल को कहाँ पे रखा गया था इसे, ग्वालियर के किले में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। दुर्जन साल को मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर 1616 ईस्वी में 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा गया और उसे छोड़ा कैसे गया, 6,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को मुगलों की कैद से मुक्त किया गया। कितना, 6,000 पर ईयर देने के सहमति पर ही उसे मुक्त किया गया, उसे कैद से निकाला गया। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा, ध्यान रखिएगा, से स्थानांतरित कर पालकोट ले जाया गया क्योंकि नागवंशी राजा अपनी पड़ोसी राज्य से दोयसा में हुए युद्ध से पराजित हो गए थे। यानी नागवंशी राजाओं का जो अपना परिवार का जो मुख्यालय था वो दोयसा था, लेकिन अपने पड़ोसी से ही युद्ध में वो हार जाने के कारण दोयसा से अपना जो है मुख्यालय पालकोट में ले जाते हैं। नागवंशी राजा ने दोयसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन बनवाया था। याद रखिएगा कि नागवंशी राजा जो थे वो दोयसा में क्या किए थे, नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था। दोयसा नागवंशी शासकों की राजधानी थी। दोयसा जो है नागवंशी शासक की भी राजधानी थी। नागवंशी राजाओं की राजधानियों का क्रम इस प्रकार है, अब देख लीजिए, सूतियाम्बे, चुटिया, खुखरा, दोयसा, पालकोट और रातूगढ़। यहाँ पे एक नाम आता है आप लोगों का, देखेंगे हम लोग, सिसिया, वो बाद में हम लोग देखेंगे। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सूतियाम्बे से स्थानांतरित कर चुटिया ले गया? प्रताप राय, और ये चौथा शासक थे नागवंशी के। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सूतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का चौथा शासक प्रताप राय हुआ और जिसने स्वर्ण रेखा नदी यानी रांची के पास के तट के किनारे चुटिया, आप लोग भी जानते होंगे रांची में, को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन कार्य किया। किसने? प्रताप राय ने। निम्न में से कौन एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं? सूतियाम्बे तो है, चुटिया तो है, सिसिया नहीं है, और खुखरा। सिसिया के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं ने सूतियाम्बे, चुटिया, खुखरा, ये सारे चीज़ हम लोग देखें। सिसिया के बारे में देखते हैं। सिसिया जो है रामगढ़ राज्य की प्रारंभिक राजधानी हुआ करता था। किसका? रामगढ़ का। और इस वंश की स्थापना यानी कौन सा, ये आपका सिसिया में जो था, इस वंश की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था, बागदेव सिंह ने की थी। अब देखिए कि रामगढ़ का भी जो स्थापना हुआ है वो 1368 ईस्वी में ही हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अपने बड़े भाई सिंह देव के साथ ये नागवंशी महाराजा की सेवा करते थे। कौन? बागदेव। अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ वो क्या करते थे? सेवा करते थे नागवंशी राजाओं के, नागवंशी के महाराजाओं को। तो ये था हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था का। और नागवंशी शासन व्यवस्था से अगर सवाल आते हैं दोस्त, तो इससे बाहर के सवाल नहीं आएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में नहीं आया हो, जो भी चीज़ें हैं आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और इससे बाहर की चीज़ें नागवंशी शासन व्यवस्था से नहीं आएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चंस आपका फिक्स है। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।